अब हम आते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन को हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना। और मूल्यांकन का मतलब होता है जजमेंट करना। जज कर लेना कौन कैसा है। जैसे कि सामान्य रूप से आप जज कर लेते हो कि ये आदमी कितना अच्छा है, ये लड़की कितनी बुरी है। ये क्वालिटी सबसे ज्यादा लड़कियों में होती है, सबसे ज्यादा। अगर उनको कोई हाथ भी लगा दे लड़कियों को, तो लड़कियों के अंदर ऐसी सेंसेस होती हैं, वो 1 मिनट में बता देती हैं कि ये टच इसका अच्छा था और ये टच इसका बुरा था। कि हाँ ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बुरा लड़का है। जबकि बॉयज में ये क्वालिटी कम होती है। तो ये इवेल्युएशन इसको बोलते हैं, कि किसी को जज कर लेना कि कौन कितना पानी में है, उसकी बातों से, उसके एग्जाम्पल से, उसकी कहानियों से, उसकी आदतों से, हैबिट से। ऑब्जर्वेशन मेथड जो यूज करते हैं ना, खाली देख करके बता देना कि ये आदमी है कैसा। उसकी एक्टिविटीज को देखा और बता दिया कि ये ऐसा व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है। ये इसको बोलते हैं इवेल्युएशन। और पढ़ाई में इसको यूज किया जाता है इवेल्युएशन को। कि मतलब कि जैसे कि बोलते हैं, अभी हम बोलते हैं इवेल्युएशन को, कितने परसेंट न लेके आए, 10th क्लास में कितने नंबर आए आपके, 12th क्लास में कितने नंबर आए हैं, ग्रेजुएशन में कितने आए, पोस्ट ग्रेजुएशन। एक इवेल्युएशन किया ना यूनिवर्सिटी ने, फिर आपको एक प्रमाणित एक सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ इस बच्चे के 80% मार्क्स आए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो एक क्रिटेरिया दे दिया, वो मैं डिफाइन करूंगा आगे। बहुत तरीके की इवेल्युएशन होती है। मतलब कि इवेल्युएशन के जरिए, मतलब कि एक थप्पा लग गया हमारे ऊपर डिग्री का। हाँ, वो आजकल वो फ्रॉड हो केसेस आ रहे हैं, वो विषय अलग है। लेकिन सामान्य रूप से जिसने एक डिप्लोमा किया है, तो एक सामान्य लोगों का दृष्टिकोण क्या होगा कि हाँ इसको बेसिक लेवल की नॉलेज होगी, ये आराम से जो आसंस को करवा सकता है, योगा सेंटर ये खोल सकता है, नॉर्मल लेवल के योगा टीचर बन सकता है, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकता है। किसी ने मास्टर किया है, एमएससी किया है, तो एमएससी सामने आते ही तो उसकी एक मन में एक धारणा बन जाती है कि इसने एमएससी किया है। अच्छा एमएससी किया है तो मतलब कि थोड़ी एडवांस नॉलेज होगी, डिप्लोमा वाले से थोड़ा एडवांस होगा ये। अच्छा, अब उसके कंपैरिजन में एक पीएचडी वाला खड़ा हो गया, ओहो, अब पीएचडी के मुकाबले एमएससी क्या करेगी, अरे पीएचडी हुए तो डॉक्टर आ गया हमारे सामने, इसका तो लेवल बहुत बड़ा होगा। एक दिमाग में एक ऐसी छवि बन जाती है ना, चाहे वो पीएचडी वाले को कुछ नहीं आता हो, जीरो हो वो पैसे दे करके उसने पीएचडी की हो, लेकिन एक माइंड में ऐसा फ्रेम बन जाता है ना, अरे उसने पीएचडी किया है, अरे वो बहुत बड़ा होगा, ये बहुत अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, ये होता है इवेल्युएशन, किसी को जज करना। अब इसके हम टाइप्स थोड़ा और पढ़ते हैं आगे, और स्कूल्स में इसको हम यूज करते हैं। हम बताएंगे अभी थोड़ा एक एक करके आगे सबको, कि इवेल्युएशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये सतत प्रक्रिया है, forms an integral parts of the total system of education, and it is intimately related to educational objectives। जल्दी मुझे बताएंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। कम ऑन। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य है, एजुकेशनल मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या है। मोहन, हमारे एमडी भाई की सूरवीरों, जल्दी से आंसर करो। पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आप लोग क्यों पढ़ाई कर। व्यवहार व्यवहार परिवर्तन भैया, सबसे बड़ा तो व्यवहार परिवर्तन। बहुत बढ़िया। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भैया, ये बच्चे सर्वांगीण का विकास। सर्वांगीण विकास, बच्चे का वेरी सर्वांगीण विकास। वेरी गुड, सर्वांगीण भाव और विकास। भाव व्यवहार चरित्र की शुद्धि होती है उससे। अब कितनी हुई है वो बात अलग है, योग हाँ में वो अलग सबसे होता है। ज्यादा लोग हैं, कितनी हुई है वो विषय अलग है, लेकिन सर उद्देश्य। जॉब करने के लिए। ओ नहीं 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 नहीं, एक्चुअल उद्देश्य नहीं है एजुकेशन का, हाँ आजकल बना दिया सर है। लेकिन आजकल वही उद्देश्य है शिक्षा का। आजकल उद्देश्य बन गया है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य जॉब नहीं है। एक्चुअल की अगर हम बात करता हूँ, फैक्ट जो है आधुनिक रूप में, यहाँ एजुकेशन का मतलब नौकरी। नौकरी के लिए हम पढ़ाई करते हैं।
कुछ लोग छोकरी के लिए पढ़ाई करते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव में नहीं आता। एजुकेशनल का ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपको अपने आप से सेटिस्फाई होना, एक्चुअल आपको जानकारी होना, अपने ज्ञान का विस्तार करना, रिसर्चर बनना कि ये क्यों हुआ, उसके मूल तक जाना, कारण तक जाना। ठीक है। एक्सीलेंसी प्राप्त करना, डायग्राम से मैंने दिखाया हुआ है। एक्सीलेंसी प्राप्त करना ये मूल हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ना। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि ताकि हम चीजों को ज्यादा गहराई से समझ सके, हम सेटिस्फाई कर सके। और हमारे द्वारा जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो योगा सीख रहे हैं, उसके द्वारा हम 100 लोगों का, 200 लोगों का, 1000 लोगों का भला कर सकें, ताकि वो लोग ठीक हो जाएं। ये होता है एक्चुअल ऑब्जेक्टिव। लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव बन गया है कि मुझे कैसे मेरे पैसे ज्यादा आए, कैसे मेरी तनख्वाह बढ़े। ये ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्टिव दूसरों का भला करना ही होता है। It exercise a great influence on pupils' study habits and the teachers' methods of instructions। मतलब कि बच्चों की आदतों को, बच्चों की अच्छी बुरी आदतें और टीचर की क्वालिटी को जानने का तरीका है। अगर क्लास के बच्चे, अगर आप लोग, एमडीवाई के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग 10 से ज्यादा जेआरएफ आ जाते हैं, तो पूरी इंडिया में एक मैसेज जाएगा कि एमडीवाई के देखो ऑनलाइन बच्चे पढ़े हैं और 10 से ज्यादा जेआरएफ इनके एक ही बार में आ गए और 20 से ज्यादा इनके नेट क्वालिफाई कर गए। तो ये फिर लोगों के मन में क्या मैसेज जाएगा? मैसेज ये जाएगा कि अरे वहां के तो टीचर बहुत अच्छे होंगे, तभी तो बच्चों का इतनी अच्छी क्वालिटी आई है, बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। जबकि अगर बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया, एक भी जेआरएफ नहीं आया हमारे ग्रुप में से, तो मैसेज क्या जाएगा? एमडीवाई में तो बेकार टीचर होंगे, किसी का भी जेआरएफ नहीं निकला, किसी का भी नेट नहीं निकला, ऐसा मैसेज जाता है। चाहे टीचर चाहे कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन मैसेज जाता है। पता चलता है कि टीचर्स की क्या क्वालिटी है, बच्चों की क्या क्वालिटी है। इन एवेल्युएशन रिजल्ट आपका बताएगा कि एमडीवाई क्लास कैसी है, कैसी हमारी क्लास है, आपका रिजल्ट ये बताएगा। एंड हिज हेल्प्स नॉट ओनली टू मेजर एजुकेशनल अचीवमेंट्स बट ऑल्सो टू इम्प्रूव इट। अब पहले तो देखिए, सामान्य रूप से इवेल्युएशन को जजमेंट से लिया जाता है, लेकिन जब हम थोड़ा एडवांस सोचते हैं तो उसको इम्प्रूव भी किया जाता है। अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। एक दूसरा वर्ड होता है जिसको बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट आप लोगों ने सुना होगा ना, स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटी में आज असेसमेंट हो रही है। आप अपने शब्दों में असेसमेंट को बताओ। असेसमेंट से आप क्या समझते हो, क्या होती है असेसमेंट? अपने शब्दों में असेसमेंट को बताइए। सब लोगों की असेसमेंट लगी होगी ना, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। क्या होती है असेसमेंट? अपने शब्दों में जब बताइए। असेसमेंट ये होता है, इसमें ना क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसको फिर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग फिर उस क्वेश्चन का पूरा आंसर तैयार अपने अकॉर्डिंग मच बेटर तैयार करके फिर उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि उसको देता है। ये होता है क्या असेसमेंट? थोड़ा बहुत सही है, लेकिन ज्यादा बेस्ट तरीका नहीं बताया। सर हमको एमए सर में सेल्फ असेसमेंट फॉर्म था। तो सेल्फ असेसमेंट यानी तुमने कितने लेक्चर्स किए, तुमने एक्स्ट्रा कितने बुक्स पढ़े, तुमने क्लास के अलावा और क्या जानकारी प्राप्त की, वो सब उसमें लिखना होता था, सेल्फ असेसमेंट फॉर्म। थोड़ा सा सही बताया, और अच्छे से कौन बताएगा? कम ऑन कम ऑन। सर असेसमेंट में ये होता है कि जैसे कि हमारे इंटरनल से एग्जाम्स होते हैं जो कि यूनिट टेस्ट बेस्ड, तो उन एग्जाम्स के बेस पे टीचर्स हमारा असेसमेंट देता है, हमारा मूल्यांकन करता है कि इस बच्चे को कितना नॉलेज है, और उसके हिसाब से टीचर्स अपना हमारे हिसाब से मूल्यांकन करके और हमें मार्क्स देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन्होंने थोड़ा और अच्छे से बता दिया, डिफाइन कर दिया। असेसमेंट का मतलब कि एक बच्चों को बता देना कि बेटा आपका देखो, पहले ही आप सी लेवल पे थे, आज आप बी पे आ गए हो, ए लेवल आपका आ गया है।
अब आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, या आपकी कमियां आपको टीचर बता देता है कि आप इस एरिया में आप वीक हो, इसको इम्प्रूव करो। ये असेसमेंट के सबसे बड़े फायदे। अब एक छोटा सा डाउट क्लियर होता है, हमें ऐसा लगता है कि असेसमेंट और इवेल्युएशन दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। असेसमेंट में और इवेल्युएशन में लगते दोनों एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर अंतर है। ठीक है, अब उसी डिफरेंस को अब हम पढ़ेंगे कि इवेल्युएशन और असेसमेंट में क्या अंतर है। देखिए, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जल्दी से आराम से ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं आपको आधा मिनट 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। इससे आपको देख के बताना है कि दोनों में क्या फर्क है। किसी को समझ आया हो तो जल्दी से एक नजर में जो आपको समझ आया हो इस डायग्राम से बताएं कि क्या आपको समझ आया असेसमेंट और इवेल्युएशन से। भैया इसमें क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं और इसमें क्वालिटी डेवलप हो गई है, जिससे अभी हम आप हमको तैयारी करवा रहे हैं, जब नेट निकल जाएगा तो इस तरह से आप देखोगे कि अब क्वालिटी डेवलप हो गई है, इंक्रीज बिल्कुल, क्वालिटी, बहुत गुणवत्ता बढ़ती जा रही है, इसकी बोला गुणवत्ता आपने, बढ़। इनडायरेक्टली बिल्कुल सही बोला है। और कोई बताइए। सर एक्चुअली ये जो असेसमेंट होता है ना, वो पढ़ाई के दौरान कह सकते होता है। जब हम पढ़ते रहते हैं ना, उस समय ही एक्चुअली असेसमेंट होता है। और जब हम वेरी पढ़ाई गुड, कंप्लीट हो जाती है, पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो हमारा इवोल्यूशन होता है सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ लिया धर्मवीर सर ने तो, बहुत बढ़िया। देखिए, अक्सर हम लोग क्या होते हैं, हम सभी लोग जज बने खड़े रहते हैं। तू ये कर ले, तू ये कर ले, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। सभी लोग हम जज बने रहते हैं, लेकिन उनकी उसने ऐसा क्यों किया उसकी मदद कोई करता ही नहीं। तो असेसमेंट में क्या होता है, देखिए गलतियां दोनों में पता चलती है। दोनों में पता चलती है कि इसका मैथमेटिक्स वीक है। दोनों, चलो हम पेड़ पेड़ का एग्जांपल ले लेता हूँ। सामने पेड़ दिखे रहा होगा आपको गमले में, कि एक गमले में फ्लावर लगा हुआ है। ये पर्सन आ गया, ठीक है, धर्मवीर सर आ गए। इन्होंने देखा, अच्छा फ्लावर लगा हुआ है, 2 पत्ते हैं, अच्छे बढ़ क्यों नहीं रहा, क्या कमी है, अच्छा पानी इसको ठीक से नहीं मिल रहा। तो इसने आकर के पानी देना शुरू कर दिया, और जो इसमें जो कमी रह गई थी उस कमी को पूरा किया। तो ये हो गया असेसमेंट। मतलब कि पहले गलती को पता लगाया कि क्यों ये पेड़, जो ये फ्लावर है, क्यों ग्रो नहीं कर रहा, क्या कमी रह गई है, उसको इम्प्रूव किया और उसको दूर कर दिया। दैट इज असेसमेंट। जो सर ने बोला था बिल्कुल सही बोला है कि पढ़ाई के दौरान ही तो होगा ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आप लोग बोल रहे हो सर मुझे तो समझ नहीं आया, फिर मैं दोबारा से क्लास में पढ़ाऊंगा आपको उस टॉपिक को, फिर पढ़ाऊंगा, है। वो असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब इवेल्युएशन में अब दूर खड़े हैं, अब हमारे दूसरे हैं राहुल जी, हैं बड़े ही अकड़ू, वो देख रहे हैं, अच्छा ये नीलू जी ने तो इम्प्रूव हो नहीं रही है, ये फ्लावर बढ़ क्यों नहीं रहा है। अच्छा, जजमेंट करने लग जाते हैं, बेकार फ्लावर है, अच्छा फ्लावर है। जजमेंट करना कुछ नहीं है, बस अपना ही दिमाग खराब करता रहता है, एक तुलना करता रहता है, ये ऐसा है, ये ऐसा, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी, ये अच्छा क्यों है, इस पे कभी काम नहीं किया, और ये अच्छा ये बुरा। यानी कि जजमेंट का जहाँ पे जो काम होता है वो इवेल्युएशन होता है, और जहाँ पे क्वालिटी के ऊपर काम किया जाता है, गलती को निकाल करके उसको और दूर बना देना, दैट इज असेसमेंट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप बता दी, अक्सर आपको दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा छोटे तो नहीं हो गए लेफ्ट साइड में जो है ये। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू जी। असेसमेंट टेस्ट, हाउ लर्निंग इज गोइंग, कि कैसी पढ़ाई चल रही है। इवेल्युएशन टेस्ट, व्हाट हैज बी लर्न, कितना हमने पढ़ा, खाली जज किया। डायग्नोस्टिक, इट आइडेंटिफाइज एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट्स, इसमें इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे धर्मवीर सर ने देखा, अच्छा ये फ्लावर ग्रो नहीं कर रहा है। देखो, इन दोनों आदमियों ने देखा कि ये फ्लावर ग्रो नहीं कर रहा है। अब इस आदमी ने तो बोला कि हाँ ग्रो नहीं कर रहा है, ये इतना कह के वापिस आ गया। अब यहाँ पे बड़े अच्छे आदमी थे, इन्होंने देखा ग्रो नहीं कर रहा है, अच्छा पानी की कमी है इसलिए ग्रो नहीं कर रहा, तो पानी दे दिया तो ग्रो कर गया।
तो वही तो असेसमेंट होती है कि इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है जो उसकी गलती होती है। यानी कि फ्लावर्स को आप बच्चा समझिए, बच्चे को समझ नहीं आ रहा, अब वो टीचर उस पर काम करेगा असेसमेंट के जरिए कि क्यों इसके कम नंबर आए हैं, उस पर काम करेगा वो टीचर, वो प्रिंसिपल उस पर काम करेगा, पेरेंट्स को बुलाएगा कि क्या कमी रहेगी इस बच्चे के कम नंबर आए हैं। आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इम्प्रूव द लर्निंग, इसमें लर्निंग इम्प्रूव होती है और इसमें ओनली जज द क्वालिटी, ठीक ये बता देते हैं हाँ ये बड़ा अच्छा है ये बुरा है, इसमें जज किया जाता है। कंडक्टेड लर्निंग कंडक्टिंग ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, जो भी धर्मेश सर ने बताया था कि पढ़ाई के दौरान ये होता है, और जबकि हेल्ड एट द एंड ऑफ द लर्निंग, ये मेन मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे कुछ इवेल्युएशन पहले भी होती है और कुछ दौरान भी होती है, लेकिन जो मेन होता है वो बाद में होती है इवेल्युएशन। हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स, बच्चे आपस में भी सीखते हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। अब मैं आपका पेपर ले रहा हूँ, आप चीटिंग भी करते हो, मुझे पता चल जाता है, बच्चे आपस में नकल मार रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले ज्यादा मारते हैं, आप तो ऑनलाइन वाले हो, नेट जैरब वाले हो, आपको क्या फर्क पड़ना। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे वो तो कर जाते हैं काम, पीछे पीछे अपना ग्रुप बना रहे होते हैं, सर को तो पता ही नहीं, आपस में सारे लगे हुए हैं नकल मारने। और जबकि इवेल्युएशन मेक स्टूडेंट्स compete विद ईच अदर, इसमें कंपटीशन होता है जबरदस्त। अभी जैसे कि कई लोगों के अंदर कंपटीशन की धारणा बन जाती है, सामान्य भी बात है कि कंपटीशन है, कि अभी बोलेंगे कि इंडिया के अंदर मान लेते हैं कि 10,000 लोग नेट का एग्जाम दे रहे हैं। अब आपको पता है कि 10,000 में से टोटल 40 लोगों का जीआरएफ निकलेगा। देवेंद्र जी माइक बंद कर लीजिए अपना। तो 10,000 में से 40 लोगों का जीआरएफ निकलना, तो बच्चों में कंपटीशन, एक बुरे वाला कंपटीशन आ जाता है कि मैं औरों की हेल्प नहीं करूंगा, मैं अपने नोट्स नहीं दूंगा, ये आगे बढ़ गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। अपने लेवल पे वो सही भी है क्योंकि कंपटीशन है भैया, दूसरा आगे बढ़ेगा तो आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। लेकिन मैं इसको हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखता हूँ, हमेशा पॉजिटिव ही देखना चाहिए। हम किसी की हेल्प करेंगे तो हमारी हेल्प अपने आप हो जाती है, हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने आप ही हमारी हेल्प हो भी जाती है। ठीक है, तो इवेल्युएशन है, बढ़ने से बढ़ता है। पूजा जी होंगे पक्का, है ना? ठीक है, अब इसमें दोनों में जो छोटा छोटा और अंतर है उसको हम पढ़ लेते हैं कि असेसमेंट और इवेल्युएशन। ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि कलेक्टिंग, रिसीविंग एंड यूजिंग डेटा फ्रॉम द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ध्यान रख लेना, इसमें सबसे मेन इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर ऑप्शन में असेसमेंट है तो इम्प्रूवमेंट पे आप जरूर क्लिक करना, अगर ऑप्शन में असेसमेंट नहीं है उसके बाद फिर इवेल्युएशन पे लगाना इम्प्रूवमेंट में। लेकिन इवेल्युएशन में सबसे मेन जो होती है जजमेंट होती है, सबसे मेन जज किया जाता है वहां पे। जैसे कि मान लेते कि अभी हम लोग हैं, हम क्लासमेट्स हैं, अभी एक हमारे मेरी दोस्त है श्रृंगारिका मिश्रा, ठीक है, एक राहुल आर्य, अब राहुल आर्य के पर एक है रोहित पांडे, ठीक है। तो इस तरीके से जजमेंट किया जाता है, अक्सर लोग जज करते हैं इस तरीके से कि श्रृंगारिका मिश्रा बिल्कुल पॉइंट एक नंबर से उसका जीआरएफ रह गया, बहुत बहुत दुख हुआ मुझे, रिजल्ट आया भैया, मैंने बड़ी खुशी से बताया उसको भी श्रृंगारिका रिजल्ट आ गया, एक नंबर से उसका जीआरएफ रह गया। तो लेकिन अब क्या है, अब क्या धारणा बन जाती है, ये तो नेट वाली है, जीआरएफ नहीं है इसका। अब मेरा चाहे एक नंबर से चाहे जीआरएफ मेरा आया हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड बन गया ना कि जीआरएफ क्वालिफाई है, यानी कि एक धारणा बन जाती है लोगों के मन में कि ये अच्छा होगा, ये थोड़ा कम लेवल का, चाहे उनको उसको उसको मेरे से ज्यादा नॉलेज हो, वो एक नंबर से नेट रह गया, एक नंबर से जीआरएफ रह गया, लेकिन हम वो जजमेंट करने लग जाते हैं, इसकी मेरिट आई है, इसके तो 80% है, इसके 70% है, तो जजमेंट करते हैं 70% वाला बुरा होगा, 80% वाला अच्छा होगा, ऐसी जजमेंट बन जाती है ना हमारे माइंड में।
यही है। लेकिन ऐसी जजमेंट सामान्य होती है, लेकिन करनी नहीं चाहिए। फिर मैं बोलता हूं कि हमें क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए, हमें क्वालिटी देखनी चाहिए। जो मैं आज भी कई बार बोलता हूँ कि मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं क्वांटिटी वाला हूँ, क्वालिटी शायद मेरे अंदर बहुत कम है। लेकिन मेरे दोस्तों में, पूजा में, भावना में, और जो मेरे और जो साथी हैं वो क्वालिटी से भरे पड़े हैं। चाहे उनके नंबर कम आए हो, लेकिन वो क्वालिटी से भरे पड़े हैं। तो नंबर के बेसिस पे कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। इसको डायग्नोस्टिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट करें, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। लेकिन इवेल्युएशन जो है वो सिर्फ जजमेंटल होता है। और क्या है कि प्रोवाइड्स फीडबैक। इवेल्युएशन में फीडबैक दिया जाता है, असेसमेंट में फीडबैक दिया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बता देते हैं हाँ भैया तेरा नेट हो गया, तेरा जेआरएफ नहीं हुआ, क्योंकि जजमेंट कर रहे हैं ना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव तूने पा लिया, अच्छा तुझे तुझे नौकरी मिल गई, तुझे नौकरी नहीं मिली, दैट इज इवेल्युएशन। और असेसमेंट में क्या होगा? असेसमेंट में हाँ कितना तूने इम्प्रूव किया, पहले तो इस लेवल पे था, आज तो इस लेवल पे आ गया। अब जैसे कि अभी आपका एग्जाम होगा ना, ये आप लोगों के माइंड में आएगा। और मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों का रिजल्ट खराब होएगा और वो बहुत नेगेटिव होने वाले हैं। अगर वो खाली इवेल्युएशन देखेंगे तो वो सुसाइड भी कर सकते हैं कि मेरा क्यों नहीं क्लियर हुआ इतनी मेहनत करने के बाद में। लेकिन अगर उन्होंने असेसमेंट को देखा कि आज से 3 महीने पहले तो मुझे कुछ नहीं आता था, आज मुझे इतना तो आता है। असेसमेंट कि पहले मैं क्या था और आज मैं कितना हूं, और हमेशा यही देखना चाहिए, तो दुख नहीं होता रिजल्ट अगर खराब भी आ जाए तो। क्योंकि हम कंपटीशन औरों से नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन हमारा अपने आप से, दैट इज असेसमेंट। अगर औरों के साथ कंपटीशन है, दैट इज इवेल्युएशन। ठीक है, इसमें मेन यही था। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं कि मैंने अच्छी आदतें मैंने सीखी इस एमडीवाई की क्लास से, और कितना मैंने गलत सीखा उन पॉइंट्स को। पहले मुझे योग दर्शन नहीं आता था, मुझे रिसर्च नहीं आती थी, आज मुझे रिसर्च आती है, मुझे एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती है। ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है। चाहे मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये टॉपिक मेरे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। और इसमें सिर्फ ये देखेंगे कि क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड। अच्छा भैया तेरा, तुझे चाहे कुछ भी आता हो, तेरा एग्जाम तो क्लियर नहीं हुआ, तो ये बड़ा नेगेटिव वाला भी होता है इवेल्युएशन। तो क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बच्चे थोड़ा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं अगर वो इवेल्युएशन स्टैंडर्ड से देखते हैं तो। एक ये पेपर ये आपके सिलेबस में स्पेशली दिया हुआ है कि सीबीसीएस, इसकी फुल फॉर्म में आप याद रख लेना सीबीसीएस की, कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आप सिंपल सा ये लगा लीजिए, जैसे कि ये बच्चा है, ये बैठा हुआ है, मान लेते कि मैं ही बैठा हूँ सामने यहाँ पे आपके साथ, कि आपको इसके फेस से क्या लगता है कि ये जो पढ़ाई कर रहा है, क्या ये अपनी मर्जी से पढ़ाई कर रहा है या दबाव है इसके ऊपर किसी का? मर्जी से कर रहा है भैया, मर्जी खुश मर्जी से कर रही है, खुश लग रहा है बहुत। हाँ, नीरज जी ने देखा, क्या आपने देखा कि खुश लग रहा है नीरज जी? उसकी स्माइल बढ़िया लग रही है और उसका एक्सप्रेशन भी ठीक लग रहा है कि हाँ, हाँ खुद बहुत के मन से बढ़िया। काम कर रहा है। जबकि अगर कोई बच्चा होगा, अगर उसको फोर्सफुली, जैसे कई पेरेंट्स बोलते कि तुझे तो आर्मी में जाना है, कई बच्चे योग में भी फोर्स करते, जा योगा में कर, योग कर। वो बच्चे फिर वो अगर उनका दिल का काम नहीं है, मन का वो नहीं है पढ़ाई, तो वो पढ़ाई, चाहे योग की पढ़ाई क्यों ना हो, उस बच्चे की इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। कि ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, मतलब कि बच्चे को क्या चाहिए उसके हिसाब से पढ़ाई होनी, बच्चा जो चाहता है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे वो नेगेटिव पक्ष वाला में मत जाना भैया बच्चे तो ये चाहते हैं, ना ना ना, वो नहीं कहूंगा। पॉजिटिव पक्ष हम देखते हैं हमेशा कि बच्चे पढ़ाई चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट इस पढ़ाई में है, इस टॉपिक में है,
उस पॉजिटिव पक्ष को देख करके ये मैं कह रहा हूँ कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कि बच्चे को इंजीनियर बनना है, बच्चे को अकाउंटेंट बनना है, बच्चे को योगा टीचर बनना है, बच्चे को इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो इसके मेन मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल सिस्टम हैविंग इनफ रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि बच्चे की मर्जी होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा, टाइमिंग अपने हिसाब से अपने आप एडजस्ट करेगा। ए सिस्टम दैट ऑफर चॉइस ऑफ सिलेक्शन, अब उसके पास सिलेक्शन का ऑफर होगा। आप जल्दी से ये बताइए 10th क्लास का बच्चे के पास में क्या ऑप्शन आते हैं, जल्दी से आंसर करो। उसके पास आते हैं भैया कि मतलब 11th में सब्जेक्ट क्या लेगा वो सामने वाला इंसान, उसको किस सब्जेक्ट में अच्छा है वो। और कई कभी कभी ऐसा होता है कि जो दोस्त चाहते हैं उससे में ले लेता है वो, बाद में पछताता है वो। बाद में पछताता है। और जल्दी और कोई भी कोई बताएं 10th वाले के बाद में और क्या क्या ऑप्शन होते हैं 10th के बच्चे के बाद में। सर एक ऐसा होता है कि 10th क्लास के टाइम पे बच्चे को अपना फील्ड सिलेक्ट करना पड़ता है उसके फ्यूचर। वेरी गुड। अब उसके पास 4 ऑप्शन बनते हैं वहां पे, आपको आर्ट फील्ड में जाना है, आपको कॉमर्स में जाना है, आपको मेडिकल में जाना है, या आपको नॉन मेडिकल यानी कि इंजीनियरिंग की लाइन में जाना है। बच्चों की मर्जी होती है, चॉइस है। नहीं भैया, बट कुछ स्कूलों में स्कोर के हिसाब से करवाते हैं, जैसे कि आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आए तो आप मैथ्स ले लीजिए, आपके साइंस में अच्छे नंबर है तो आप साइंस ले लीजिए, ऐसा कुछ मिलता है। हाँ वो नंबर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इंटरेस्ट देखना चाहिए, यस नंबर को सर। नहीं देखना चाहिए। एक्चुअलिटी ये है। अब भैया मैंने नॉन मेडिकल करके आया हूँ, मुझे जाना था इंजीनियरिंग की लाइन में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने योगा में हूं ना। जी। नॉन यस मेडिकल का आदमी योगा में आ सकता है क्या? लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं ना, इंजीनियरिंग में छोड़ करके यहाँ आ गया, मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने छोड़ दी पढ़ाई, और मैं खुश हूँ। और अगर जबरदस्ती मैं इंजीनियर बनता, शायद वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। थ्री इडियट में वो पूरी फिल्म में यही इसी चीज पे फोकस किया जाता है। उसमें वो बोलता फरहान को बोलता है कि तुझे बड़ी नौकरी मिल जाएगी, वो बोलता है कि तेरा शौक तो तेरा फोटोग्राफी का है, तो इंजीनियर बन के क्या करेगा, पैसे भी आ जाएंगे तेरे पास लेकिन तेरे पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अगर तुझे वो सेटिस्फेक्शन चाहिए तो अपनी पसंद का काम करो। ये आ गए ना हार्ट और दिमाग वाले, भैया दिल की सुनो, दिमाग की सुनोगे तो पागल हो जाओगे, दिमाग की सुनेंगे तो बोलेंगे कि ज्यादा पैसे तो इंजीनियरिंग में है। अब दिल की सुनेंगे, हार्ट की आवाज सुनेंगे, बोलेंगे नहीं, योग में पैसे चाहे कम हो लेकिन मुझे खुशी मिलती है ना। तो हार्ट और ब्रेन की लड़ाई चल रही है, हमें हार्ट को यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे। और वही है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग, बच्चों की मर्जी, किसी बिना दबाव के बच्चे चॉइस करते हैं कि उनको करना क्या है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था। अब इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताएं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कौन सा एजुकेशन, कौन सा है ये, स्टूडेंट सेंट्रल। स्टूडेंट सेंटर। हाँ ऐसे क्वेश्चन आया था पेपर में कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, मैंने क्वेश्चन भी लिया, मैं दिखाऊंगा लास्ट में, वहां पे याद रखना मेरे इस बात को, ये क्वेश्चन क्योंकि आएगा। यहाँ स्टूडेंट अपनी बात रख रहा है ना, वो अपनी चॉइस बता रहा है। हाँ अपनी बात बता रहा है। अब जैसे कि पढ़ने के मुकाबले में हो, या कोई चीज सिलेक्ट करनी हो, कोई गिफ्ट सिलेक्ट करना हो, या शादी करनी हो, कुछ भी हो उसमें चॉइस दे। अगर सामने वाले से पसंद पूछ के अगर वो चीज हम खरीदते हैं या वो चीज करते हैं, खुश होता है। अगर उससे बिना पूछ के, बिना पूछे चाहे उससे महंगी चीज है, तो वो खुश नहीं होगा। यही तो उसकी पसंद क्या है। ठीक है ये पढ़ लेंगे, मेन पढ़ा दी, मेन यही था इसके अंदर कि स्टूडेंट की इच्छा होगी, वो हार्ट की सुनेगा, दिमाग की ज्यादा नहीं सुन। टाइप ऑफ इवेल्युएशन, यहां से हर बार क्वेश्चन बनता है, हर बार। टाइप ऑफ इवेल्युएशन, और मैं एक दूसरा आपको बता दूं कि ये थोड़ा अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होते हैं। अगर सामान्य अगर आपसे ये पूछा गया कि कितने टाइप के
होते तो आप बताएंगे 4। कितने बताएंगे? फोर। कितने प्रकार के इवेल्युएशन होते हैं? ठीक है, लेकिन ये भी इवेल्युएशन होते हैं, तो इतना ज्यादा गहराई में होगा क्योंकि इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, और वैसे ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। लेकिन अगर याद रख लेना, अगर नंबरिंग में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप याद रख लेना, फर्स्ट प्रेफरेंस आप 4 की प्लेसमेंट इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इवेल्युएशन, ये सबसे मेन है। उसके बाद में ये आते हैं क्राइटेरिया referenced evaluation, norm referenced evaluation and continuous and evaluation। यहां से क्वेश्चन आ चुका है CCE से, इसको यूज CBSE। जल्दी से बोल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? CBSE जो का लिखी तो है वहाँ पे, सीबीएसई सेंट्रल ब्यूरो सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, ये CCE इवेल्युएशन को है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये सारी मैं एक एक करके आपको पढ़ रहो आधे घंटे। आप बताओ, मैं आज ही पढ़ कवर करा दूं ना आप लोगों को? आधे घंटा और लगेगा मुझे। करा दीजिए भैया, कंप्लीट करिए आज। ठीक है, थैंक यू। आज हम इसको चैप्टर को ही ओवर करते हैं सीधा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, मेन प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये स्लाइड आप अपने आप पढ़ लेना, यहाँ से इजी दिया हुआ है, मैं इजी वाला पढ़ाता हूँ आपको कि प्लेसमेंट इवेल्युएशन क्या होती है। प्लेसमेंट का मतलब कि जब आपने देखा होगा कि मान लेते हैं कि आपका कोई बच्चा है, ठीक है, और आपको दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाना है, उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाना है, तो स्कूल वाले क्या करते हैं? जल्दी कोई अपना एक्सपीरियंस बताओ। भैया दूसरे स्कूल में मैं जा रहे हो, बताता क्या हूँ करते हैं? पेरेंट्स का भैया, भी उसका और एंट्रेंस एडमिशन एग्जाम टेस्ट लेते हैं, लेते हैं। एडमिशन अगर छोटा बच्चा हो तो पेरेंट्स का भी लेते हैं ना। जी। और फिर क्या, और इसका रिजल्ट में क्या बताते हैं फिर वो? हाँ, हो गया तो यस, तो बच्चे अब को मैं एडमिशन दे। कहूंगा, अब मैं गया वहां पे और मैं बोलूंगा कि मेरा बच्चा तो 5th क्लास में है, वो बोलेगा हम तो नहीं मानेंगे, हम तो टेस्ट लेंगे। अब वो टेस्ट क्वालिफाई कर दिया तो बोलेंगे हाँ 5th क्लास में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो टीचर क्या बोलेंगे? नहीं, आपका बच्चा कमजोर है। तो 4th में ही डालते हैं ना कई स्कूल में, ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा। भैया मेरे साथ तो खुद हुआ था यस ऐसा। मैं 7th में आ गया तो मुझे 6th क्लास में लिया था। हम्म, तो कम हाँ नॉलेज होगी, तो इस वजह से हो हाँ। गया ना। हाँ, तो दैट इज कौन सी इवेल्युएशन है ये? प्लेसमेंट। 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 प्लेसमेंट का मतलब जगह है, आपका लेवल क्या है, लेवल के हिसाब से आपको पोजीशन देना। ठीक है, मैंने अपने एग्जांपल से समझा दिया, बाकी अपना दिमाग लगा के पढ़ते जाओ। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको। देखिए कि this type of evaluation carried out in order to fix the students in the appropriate group or class. In some schools, for instance, students are assigned to class according to their subject combinations such as science, technology, commercial, etc. before this doing। अब जैसे कि आप लोग अभी PhD में एडमिशन लेने आओगे, फिर आपका प्लेसमेंट इवेल्युएशन होगा, वो नहीं मानेंगे भैया आपने नेट किया, आपने JRF किया ना, नहीं मानेंगे। वो अलग विषय है, आपको थोड़ी मान्यता मिल जाएगी आपने JRF किया है, लेकिन आपका इंटरव्यू होगा। और बहुत सारे JRF लोगों को हमने देखा है कि कोई जरूरी नहीं है कि JRF वालों का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो PhD के अंदर। बहुत सारे JRF वाले डिसक्वालिफाइड भी होते हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी सिलेक्ट हो जाते हैं जिनका नेट भी नहीं है, उनका लेवल स्टैंडर्ड लेवल अच्छा है, मानते उनकी क्वांटिटी नहीं है उनके पास, मतलब कि उनके नंबर कम आए हैं पेपर में, लेकिन उनको जानकारी ज्यादा है, तो इसलिए उनका एडमिशन हो जाता है। तो ये है प्लेसमेंट इवेल्युएशन। प्लेसमेंट, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो प्लेसमेंट को, जैसे कि एक हमने बना दिया, मान लेते हैं कि आपको हठ योग पर दीपिका, आपको क्या थी? आपको 0 थी,
जब आपने हमारी क्लास लिया तो आप बोलेंगे कि मुझे हठयोग प्रदीपिका यहाँ पे ये 100 लेवल की है। अब आप लोग अपना अपना प्लेस बताएंगे कि किसी को 30% आई समझ में, किसी को 50% समझ में, किसी को 60% में आई, यानी कि पहले क्या था और अब कौन सी पोजीशन पे वो आ गए हैं, प्लेस के हिसाब से अपने आप का जजमेंट करना, क्योंकि इवेल्युएशन का मतलब ही तो होता है जजमेंट करना, दैट इज प्लेसमेंट इवेल्युएशन। ओके, दूसरी इवेल्युएशन क्या है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। अब फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का इसको मैं थोड़ा सा उससे समझाता हूँ। फॉर्मेटिव, आप लोगों ने स्कूल्स में एडमिशन लिए हैं, स्कूल क्वालिफाई किया है, आपने देखा होगा कि यूनिट टेस्ट होते हैं हर सप्ताह में, 10 दिन में, हर महीने में, हर 2 महीने में, ऐसे टेस्ट होते रहते हैं। जल्दी से मुझे कोई बताएं ऐसा क्यों कराते हैं, क्या मकसद होता है वो टेस्ट कराने का? बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए सर बच्चा उससे ये पता चलता है कि बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ, मैं क्वालिटी पूजा जी से पूछना चाहूंगा, मैसेज कर रही है जी। पूजा जी आप बताइए। पूजा जी नहीं होती हर MDY, नीरज भी होता है, भावना जी भी होती है। लेकिन ये मैसेज को ये मैसेज किसने किया है मेरे हमें मैंने फेल होते हैं। मैंने किया वो। हाँ नीरज जी आप बताओ। हाँ भैया, वो देखते हैं कि आप कितना नॉलेज गेन कर रहा है सामने वाला इंसान। वो हर 15 डेज में हमारा टेस्ट होता था और मैं बचपन में हमेशा फेल होता था। तो ठीक उसमें है। बट मैं अपने टीचर का फेवरेट हो गया था, क्योंकि मैं हमेशा अंडा आते थे मुझे। तो वो सोचते थे कितना भी पढ़ाओ उसको तो नहीं सुधरेगा, पर एक टाइम पे मैं अच्छा भी हो गया था, फिर अंडे खा चलिए, खा के तो अच्छा भी थोड़ा हो सा गया हम था। दूसरे जगह चले गए, मेरा मकसद कुछ और था। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप टीचर हो, जी आप मेरे जगह टीचर आ गए हो, और मैं बीच बीच में फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का यूज करता हूँ, मैं बीच बीच में बोलता हूँ इनाम मिलेगा, मेरी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा जो विनर होगा। ऐसा टीचर क्यों करता है, उसका मकसद क्या सर, होता है? उसका एक मकसद है कि बच्चे कितने पानी में हैं, मतलब कितना उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना मैंने पढ़ा है तो उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना चेंज आया उनके अंदर, नॉलेज कितना गेन ठीक कर है, पाए हैं हिम्मत वो। बहुत देना बढ़िया। और बच्चों को, सर सिंपल सा है कि बच्चों को एक हिम्मत देना, जोश दिलाना बच्चे में। जी ये जी ठीक है, मैं चाहूंगा कि मुझे बताएं माइक खोल के, परमीला अग्रवाल जी बताएं मुझे। हरिओम। सर बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, उनको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, इसके लिए भी ऐसे करते हैं टीचर लोग। बहुत बढ़िया, कि इस तरीके की क्विजेज कंडक्ट कराना, ठीक है, इनके पीछे टीचर के बहुत बड़े मकसद होते हैं। सर इसलिए भी होता है ना कि किसी को कम मार्क आए तो वो खुद में इम्प्रूवमेंट कर सके, हर एक को अपनी लेवल समझ सके। वेरी बट गुड, बहुत बट बढ़िया। बट भैया कुछ नेगेटिव बात को ले लेते हैं ना, कि मेरे कम आए, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ये वो अब वो बात लोगों की टीचर की होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अब वो टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर अच्छा होगा तो बच्चे को सुधार लेगा, टीचर ही बुरा होगा तो उस क्विज का फायदा ही क्या? अब जैसे मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया लिया था ना पीछे, कुछ जी लोगों के नंबर भी कम आए, आए थे पीछे कम। एक नॉर्मल टीचर होगा, छोड़ देगा, टॉप आ गए हैं उन्हीं को देखेगा। लेकिन वहां पे हमने क्या किया था जल्दी बताओ, इवेल्युएशन कैसे किया था? सबसे पहले मैंने किन लोगों का माइक खुलवाया था? जिनके कम नंबर थे। जिनके कम नंबर आए थे। दैट इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। अच्छा टीचर ऊंचे वाले लोगों को नहीं देखता, उन्होंने तो क्वालिफाई कर लिया, उन लोगों को देखता है कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर वो टीचर ने उनको नहीं देखा तो वो बच्चे और नेगेटिव, जो भी बोला ना नीरज जी ने, वो और नेगेटिव हो जाएंगे। तो टीचर के रिस्पॉन्स, जैसे नीरज जी आप खुद हुए थे, मुझे याद है, आप रात को आप रोए भी थे शायद, मीनाक्षी जी का फोन आया था, 2 घंटे तक रोते रहे थे ना। जी भैया। तो एक टीचर जो होता है वो पहचान लेता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर वो बच्चे से पर्सनल बात भी करता है। तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्विज को पॉजिटिव भी बना सकता है, वो क्विज नेगेटिव भी बन सकती है वो क्विज, और बाद में उसका रिजल्ट क्या रहा। नीरज जी आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। भैया रिजल्ट तो बहुत बढ़िया रहा उसके बाद, जैसे कि मोटिवेट आपने किया था, काफी टाइम मुझसे बात भी की, मुझे समझाया आपने, मतलब एक टीचर की तरह समझाया, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह समझाया कि हाँ जो समझाता है उस तरीके से। तो आपने एक तरह से सपोर्टिव काम किया उस समय, तो मेरा मनोबल बढ़ा उस समय कि हाँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ। और मीनाक्षी जी की हालत क्या थी? अब मीनाक्षी जी आज उनकी क्लास में नहीं है, बताओ मीनाक्षी जी की उस दिन क्या तो हालत थी, जबकि उनके उनकी तो 86 नंबर आए थे,
उनकी हाँ 4th पोजीशन थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 घंटे तक क्यों रोई सारी रात बैठ के? वही ना, उनका मोटिव डाउन हो गया था कि तूने बहुत पढ़ाई की थी, वो उनके मार्क्स उनकी जो जितना चाहिए उतना नहीं आया था उनको मार्क्स। तो बट आपने बात की उनसे, समझाया उनको, तो फिर उनने बाद में अच्छा स्कोर किया था फिर। तो यही देखो क्या होता है कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में जो टीचर होता है बीच बीच में क्विजेज, एग्जाम्स, टेस्ट वगैरह रखता रहता है, जिससे बच्चे की पोजीशन का पता लगता है। लेकिन खाली एग्जाम रख देना, खाली क्विज कंडक्ट कर देना इतना काफी नहीं है। अच्छा टीचर वो भी देखेगा कि वो बच्चे को कम आए हैं तो क्यों कम आए हैं। नहीं तो ये सारी की सारी चीज उल्टी भी पड़ सकती है, आपकी क्विज उल्टी पड़ जाएगी उस बच्चे के ऊपर। आपने क्विज कंडक्ट कराई कि वो बच्चा मोटिवेट होगा, लेकिन वो तो जबकि उल्टा हो गया, डिमोटिवेट हो गया। एक इमोशनल इसमें क्राइटेरिया रहता है ना टीचर का, कि हाँ, उसको किस तरह से बताए। बहुत बढ़िया। अब यही है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। यहाँ से हिंदी से पढ़ लीजिए, मैं जल्दी से पढ़ा देता हूँ। इस तरह का मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है ताकि हमें यह पता चल सके कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। जैसा कि स्कूलों में हर महीने बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, इसे हम इंटरनल, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, जल्दी बताएं, इंटरनल इवेल्युएशन किसको कहते हैं? फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को इंटरनल इवेल्युएशन। जैसे मैं भी आपसे पूछता हूँ, बच्चे हमारी क्लास को क्यों लाइक करते हैं? क्योंकि जो राहुल सर बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछते हैं, अगले दिन आते हैं तो पहले क्वेश्चन पूछते हैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। दैट इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। बच्चों को लेवल पता चलता रहता है कि उनको कितना समझ आया, कितना समझ, बच्चों को भी पता चल जाता है और टीचर को भी पता चल जाता है कि जो मैंने क्लास कराई बच्चों ने आंसर ठीक दिया, तो इसका मतलब कि मेरी क्लास ठीक गई, बच्चों को ठीक ठीक समझ आया। तो ये बच्चे और टीचर दोनों के लिए अच्छा होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तीसरा है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, जो मैंने अभी पहले ही बता दिया। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो मीनाक्षी जी का एग्जाम्पल देके मैंने अभी बताया था, नीरज जी का एग्जाम्पल दे करके, इतने उनके 100 में से 86 नंबर आए, 4th पोजीशन थी, उसके बावजूद भी वो नेगेटिव हो गई। क्यों? जो टीचर होगा, अच्छा टीचर जो होगा, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? निदान। डायग्नोस्टिक हम क्यों कराते हैं? मेडिकल में सब जाते हैं ना, डायग्नोज करवाओ। जल्दी बताओ उस डायग्नोज का मतलब क्या होता है? कम ऑन। समस्या का समाधान करना भैया, हल निकालना। नो, मेडिकल की लैंग्वेज में क्या होता है डायग्नोज? आपको पेट डायग्नोसिस में दुख रहा है सर आपका, जानकारी लेना सर, वो क्या बीमारी से ग्रसित है या अ, बस उसके बारे में थोड़ा सा खोजबीन करना, सिंपल से मैं क्वेरी थोड़ा और करना। इजी कर देता हूँ। सर मैं इजी निदान कर देता करना, हूँ, निदान। मैं सर और इजी कर कारण देता ढूंढना, हूँ। कारण ढूंढना। धर्मेला जी गई है थोड़ा पास में, मैं और इजी करता हूँ। मेरा सिर दुख रहा है और मेरा भूख नहीं लग रही है मेरे को, मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरा सिर क्यों दुख रहा है, मेरा पेट क्यों दुख रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा? निदान, ये कारण ढूंढेंगे उसके। कारण ढूंढेगा। दैट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। मेडिकल में ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करेगा, भैया हीमोग्लोबिन कम हो गया, आरबीसी कम होगी, वो मेडिकल के डायग्नोस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट में हम मेडिकल को कम लेते हैं, यहाँ पे साइकेट्री को ज्यादा लेते हैं, क्योंकि बच्चों में जो होते हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा अप डाउन होते हैं। फैमिली का दबाव, पढ़ाई का दबाव, टीचर का दबाव, दोस्तों का दबाव, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का दबाव, बहुत सारे हैं भैया जो साइक मन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो जिसकी वजह से पूरा का पूरा काम खराब हो जाता है। तो अच्छे टीचर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? वो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। वो बच्चा नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, उस चीज का पता लगाना और उसका सॉल्यूशन करना। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। भैया ये इसका एग्जांपल है ना तारे जमी का। वेरी गुड, तारे जमी का एग्जाम्पल। उसने देखा कि वो सभी बच्चे, वो टीचर प्रिंसिपल क्या बोलती है उस लड़के को, ये तो बेकार बच्चा है, इसको तो दूसरे उसमें एडमिट करा दो, पागल खाने में वो करा दो, इसको घोषित कर दिया कि इसको कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन वो टीचर आमिर खान वहां पे जो टीचर है वो कारण का पता लगाता है, वो पेरेंट्स से जाके मिलता है, उसकी कॉपियां चेक करता है कि क्या रीजन है कि ये बच्चा नहीं कर पा रहा है। बाद में वो उस रीजन को पता लगाता है कि क्यों ये बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, और उसका सोल्यूशन निकालता है कैसे वो बच्चा सुपर बन जाता है। तो अच्छा टीचर बुरे बच्चे को भी अच्छा बना सकता है, टीचर कुछ भी कर सकता है। और इसलिए एक आप टीचर अच्छे बच्चों को खराब बना सकता है, ये भी है। हाँ बिल्कुल सही नीरज जी, बिल्कुल सही बोला आपने। टीचर कुछ भी कर सकता है क्योंकि बच्चे इनिसेंट होते हैं। क्योंकि आप लोग डिपेंडेंट हो मेरे ऊपर, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कुछ भी पढ़ाऊं मेरी मर्जी। आप लोग बोल आजकल तो फिर भी मॉडर्न हो गए हैं आप लोग, कईयों का मेरे से भी ऊपर का लेवल है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं ना, फिर भी ये होते हैं कि नहीं सर ने जो बोला होगा वो ये ठीक है। सामान्य धारणा ये होती है कि सर ने बोल दिया कि सर हमसे तो ऊपर लेवल है इनका, सही होगा, हम यही करेंगे। सर ने बोल दिया इतना पढ़ो, बस इतना ही पढ़ो, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ना। अब वो टीचर के ऊपर है ना, मैं थोड़ा सा पढ़ा के इतना सा बोल दूं। अब मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ छोटा सा। अच्छा टाइम हो गया, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, आज चलने दो क्लास को। तो क्या हुआ कि पीछे जब मैं तैयारी कर रहा था जेआरएफ की, ऐसा आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, मैं ज्यूम कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना ये बात मेरी। तो मेरी एक दोस्त थी, दूसरी साथी थी, जो वो भी तैयारी कर रही थी। तो मैंने बोला यार मेरे को उपनिषद कुछ नहीं समझ आ रहे, एबीसीडी समझ नहीं आ रही मेरे को उपनिषद की, और एग्जाम आगे मैं क्या करूं। बोली मेरे नोट्स ले ले। मैं बोला अच्छा दिखा। बोले मेरे एक एक पेज के नोट्स हैं, और एक पेज के नोट्स से सब कुछ तेरा क्लियर हो जाएगा। माँ अरे वाह, मैं खुश हो गया, अरे वाह, अरे एक पेज के नोट्स मैं तो याद कर लूंगा। उस नोट्स में क्या कुछ नहीं लिखा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर की बातें लिखी, अंदर की कुछ भी नहीं लिखी, क्वेश्चन अंदर से आते हैं सारे। तो मैं हफ्ते तक तो खुश हुआ उसके नोट्स देख करके, मारे वाह यार इसने तो बड़ा शॉर्ट में कर दिया। लेकिन बाद में जब क्वेश्चन सामने आए, मैं यार इसमें से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, तो इस नोट्स का फायदा है क्या। वो उसका नेट भी क्लियर नहीं हुआ, और हम उसी सब्जेक्ट में मेरा उपनिषद में एक भी नंबर नहीं कटा, और उसी लड़की का उपनिषद का एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ। ठीक है। तो मतलब क्या है कि अपने ऊपर डिटेल में पढ़ो। कुछ लोग बोलते हैं कि राहुल सर इतनी बड़ी बड़ी स्लाइड बना के देते हैं, आज मेरी 150 होगी स्लाइड। मैं चाहूं तो मैं 20 स्लाइड में भी पढ़ा सकता हूं आपको, 20 स्लाइड में भी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 150 स्लाइड क्यों बनाई आप लोगों के लिए, ताकि आपको गहरी नॉलेज हो, अच्छे से नॉलेज हो, और हर एंगल से आपको क्वेश्चन आए। सबसे ठीक ज्यादा है। जगह तो ये पिक्चर घेरती है भैया। हाँ, और पिक्चर ना लगाऊं ना आप लोगों को समझ भी ना आए। अब ये टीचर एक पिक्चर देखिए, जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये शब्दों से आपको क्लियर नहीं होगी, लेकिन पिक्चर 1 मिनट में क्लियर कर देगी। जल्दी बता, पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। बच्चों से जानकारी ले रहा है, बच्चे से ना, ये उसके बारे बच्चा में वीक है बताइए। पढ़ाई में, अब ये साइकेट्रिक है, डॉक्टर है, ये देख रहा है कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, कि उसकी टेस्ट कर रहा है वो बैठ करके, हाँ 1 है 2 है तुझे दिख रहा है, ये आंखें चेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन एक तरीके से डॉक्टर का काम ये कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है। जो हमारा टॉपिक है ना, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। जो तारे जमी वाला एग्जाम्पल था, सेम वही यहाँ पे, कि इसमें हम बच्चे की वीकनेस और गुडनेस को देखते हैं कि क्या उसमें अच्छी। एक क्वेश्चन बनता है कि वीकनेस और गुडनेस किस में देखा जाता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, डायगोनल इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। अगर हमें बच्चे में वीकनेस पाई जाती है, बच्चा वीक है, तो उसे कैसे इंप्रूव करे, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, कि किस इवेलुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो उसका आंसर आएगा डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, जबकि प्लेसमेंट में फॉर्मेटिव में नहीं किया जाता, उसमें खाली जजमेंट किया जाता है, डायग्नोस्टिक में सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है। अब आ गया समेटिव इवेलुएशन। समेटिव इवेलुएशन ये होती है एंड में, जैसे कि आपका अभी एग्जाम हो जाएगा, अब बोलेंगे नीरज जी ने क्वालिफाई कर लिया, राहुल जी क्वालिफाई नहीं कर पाए, धर्मेंद्र सर कर गए क्वालिफाई। लास्ट में रिजल्ट भैया, लास्ट में क्या स्कोर आया, अच्छा एमए में क्या पाया तूने, अच्छा तेरी मेरिट आई है 70% आई, 80% है, जो एंड में किया जाता है,
एंड का एक्सटर्नल इवेल्युएशन। इंटरनल इवेल्युएशन हमने किसको बोला था, जल्दी बताएं, इंटरनल इवेल्युएशन क्या था? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। वेरी गुड। और एक्सटर्नल इवेल्युएशन क्या है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए पूछा मैंने। समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन को एक्सटर्नल इवेल्युएशन बोलते हैं, ठीक है। ये रहा, इस तरह का मूल्यांकन हमारी क्लास और कोर्स के बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। जैसा कि हमारा साल के अंत में एग्जाम होता है, जैसे लास्ट में पेपर होता है ना, फाइनल एग्जाम जो होते हैं वो सुमेटिव इवेल्युएशन होते हैं, और बीच बीच में जो इंटरनल एग्जाम होते हैं हर महीने में, हर सप्ताह में, वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होते हैं, ठीक है। बच्चे ने पूरा साल क्या सीखा, बच्चों के कितने नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आया था कि किस इवेल्युएशन में नंबर, ग्रेड और सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो क्या आंसर रहेगा आपका? समेटिव इवेल्युएशन सबसे लास्ट में होता है। इसमें अंक, ग्रेड और सर्टिफिकेट है, क्योंकि लास्ट में दे रहे हैं भैया, ठीक है। फॉर्मेटिव जो है कक्षा के पढ़ाई के दौरान होता है, सुमेटिव जो होता है इवेल्युएशन कक्षा के बाद होता है, फाइनल एग्जाम। उसके बाद तो टीचर ठीक से बात भी नहीं करते, बहुत सारे, भैया पेपर हो गए जाओ है ना, वो तो लास्ट में होता है ना, हो गए पेपर, अब आपका कोई मतलब नहीं यूनिवर्सिटी से, स्कूल से। मॉनिटरिंग लर्निंग, इसमें मॉनिटर किया जाता है और इसमें रैंक्स और ग्रेड दिया जाता है। रैंक्स देंगे बच्चे को, ग्रेड देंगे, 70% आए, 80% आए। इम्प्रूव, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि बीच में हो रहा है ना, बीच में हो रहा है तो बच्चे को पता चल जाएगा बेटे उसका ये टॉपिक वीक है। और इवेल्युएशन अचीवमेंट्स, इसमें तो भैया लास्ट में ही होता है भैया, अब तो, अब नेट का एग्जाम आपका लास्ट में अभी हो जाएगा, तो वो क्या होगा, तो पूरा ही दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जबकि हम डेली जो क्विज कराते हैं वो फॉर्मेटिव है भैया, ठीक है, आज की क्विज में मेरे कम नंबर आए तो आपको पता चल गया कि मेरी ये वीकनेस है, तो आप उसको दूर कर लोगे। इसमें क्या कि प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शंस, इसमें इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और इसमें कम है, क्योंकि पेपर ही हो गया, दोबारा एमए कौन करेगा। कई लोग आप में से डिमोटिवेट होने वाले हैं जिनके कम नंबर आएंगे, बोलेंगे मैं नहीं पढ़ाई करूंगा नेट की, होता है ऐसा। अगर वो इवेल्युएशन को देखते हैं, असेसमेंट को देखो, कितना आपने सीखा है, वो चीज को देखोगे तो कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। कवर्स स्मॉल कंटेंट, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के तो क्विज होती है ना, एग्जाम होता है। और जबकि सिमेटिव क्योंकि लास्ट में होता है तो पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ ही आता है बच्चों के सामने। अब ये लास्ट का आ गया, अच्छा 3 रह गए हैं, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। इससे पहले हमारा ये हो गया, ओहो थोड़ा सा टॉपिक है, कोई बात नहीं, आप 10 मिनट और बने रहिए। CCE, जिसको CBSE यूज करती है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर ऑफ अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि हर तरीके से डेवलपमेंट करना, फॉर्मेटिव की तरह। कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझिए आप यहाँ पे फॉर्मेटिव से। फॉर्मेटिव जल्दी से बताए, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या है? इंटरनल इवेल्युएशन। वेरी गुड, ठीक है, फॉर्मेटिव लिख लेंगे। कंप्रहेंसिव जो है इसको बताएंगे सुमेटिव। सुमेटिव क्या है? एक्सटर्नल। ठीक है, वेरी गुड। एक्सटर्नल जो फाइनल लास्ट में होती है एग्जाम के, ठीक है। तो CCE दोनों को लेके चलती है, इसलिए CBSE CCE को फॉलो करती है, वो बीच में भी कंडक्ट करवाती है और बाद में भी कंडक्ट करवाती है, ठीक है। इवेल्युएशन का मतलब जजमेंट करना। अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि CCE का मतलब कि नहीं ये नहीं है, तो स्लाइड आगे पीछे होगी। CCE ये रहा, मैं ठीक कर लूंगा। CCE आप डायरेक्ट इसमें पढ़ लीजिए कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन इज एन एजुकेशन सिस्टम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि CBSE। ये क्वेश्चन बन चुका है पेपर में कि CBSE इसको फॉलो करती है, CCE को। स्टूडेंट्स ऑफ 6th to 10th ग्रेड्स, मतलब कि 6th to 10th ग्रेड्स, मतलब कि नंबर दिए जाते हैं, ग्रेडिंग दी जाती है। द मेन ऑफ CCE इज टू इवेलुएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस ऑफ द स्कूल। बच्चा हर मोमेंट पे,
बच्चे को सीबीएसई चेक करती है, अच्छा इसके प्लेग्राउंड में कितने नंबर आए, गेम्स में नंबर है क्या, अच्छा ये एक्टिविटीज में नंबर पार्टिसिपेट करता है क्या, डांस वगैरह करता है क्या, गाना गाता है, इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है, उसके नंबर मिलते हैं। दैट इज सीसीई। सीबीएसई इन चीजों को फॉलो करती है और बच्चों को नंबर मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इनको क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से उतर रहा है, जो स्कूल में जो पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सब एनसीसी। हाँ एनसीसी। एनसीसी। आपने देखा होगा ना, कैडेट एनसीसी के बच्चों को 5% नंबर गाइड ज्यादा मिलते हैं। जी। यस सर। तो दैट इज क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि स्कूल में उसके बच्चे के नंबर आए 70%, बोलेंगे नहीं इसने तो एनसीसी में पार्टिसिपेट किया था, तो उसके 5% बढ़ जाते हैं। भैया अब उसका चलो पेपर ही तो अलग होता है बहुत सारे स्कूलों में तो। उसको, हाँ तो यही तो ऐसे सी मतलब कि ओवरऑल देखना, वो बच्चे पढ़ाई में वीक होंगे तो भैया स्पोर्ट्स में थे तो 5% उनके बढ़ा दो ना, क्योंकि स्पोर्ट्स की वजह से नंबर कम आए होंगे उनके, ठीक है ना। तो ये सीबीएसई इसके ऊपर वर्क करती है, एक्चुअलिटी देखती है, वो खाली नंबर के ऊपर जजमेंट नहीं करती। सर ये बेस्ट होता है क्या कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, बेस्ट होता है, करना चाहिए। तो सर लास्ट फिर ये सेकंड हर जगह इसको यूज क्यों नहीं होता है? बोर्ड जो एमपी बोर्ड होते हैं, जो भी बोर्ड्स होते हैं ये कॉलेज करना लेवल पे। चाहिए। ओवरऑल अगर हमें एक्चुअलिटी देखनी है तो देखना चाहिए इन चीजों को, कि बच्चा डांस में, एक्टिविटीज में, सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, या खाली वो पढ़ाई का कीड़ा बना हुआ है। वो कीड़ा नहीं बनना है, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है तो सीसीई बेस्ट है, और सीबीएसई इसके ऊपर वर्क करती है। खाली किताबी कीड़ा बनना है तो भैया खाली नंबर को देखो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे उसको जिंदगी के बारे में एबीसीडी नहीं पता हो, खाली किताबों की नॉलेज भरी पड़ी है उसके पास में, लेकिन वो एक्चुअलिटी डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, लास्ट सेकंड आ गया, बधाई हो, आप पास पहुंच गए हैं, हमारा सिलेबस खत्म हो गया। क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन, क्राइटेरिया, इसमें क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं। जैसे हम फिक्स करते हैं ना कि 33% के नीचे जिसके नंबर आए वो फेल है, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया हम लोगों ने कि 80% के ऊपर आने वाले मेरिट है, वो मेरिट के लिस्ट में आ गए हैं, वो बच्चे 70 से 80 के बीच में फर्स्ट डिवीजन है, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया हम लोगों ने। तो दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन। इसमें बच्चों का मूल्यांकन करने से पहले कुछ ग्रेड, अंक, पोजीशन या किसी अन्य तरह का क्राइटेरिया पहले से ही फिक्स कर देते हैं, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग में करते हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ 5 मिनट में कुछ इतनी नहीं मीटर उसमें की, 1600 मीटर होता है ना, कुछ मतलब 4 से 5 मिनट देते हैं आपको। हाँ और उसमें 5 मिनट में हाइट का। 1600 मीटर भागना है। हाँ अब एक क्राइटेरिया उन्होंने पहले फिक्स कर दिया, अब चाहे 5 बच्चे क्वालिफाई करे, चाहे 50 बच्चे क्वालिफाई करे, वो सारे सिलेक्ट होंगे, वो सारे अगले राउंड में जाएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है क्राइटेरिया के अंदर, कि जैसे भी मैंने बताया कि 5 बच्चे भी सिलेक्ट हो सकते हैं और 50 बच्चे भी सिलेक्ट हो सकते हैं। इसमें सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है बच्चों के ऊपर। और ये क्वांटिटी परसेंटेज, बेस्ड है या क्वालिटी बेस्ड है? ये क्वांटिटी हो होगा गया ना। क्वांटिटी बेस पे। रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया ना इसने, जी। क्राइटेरिया फिक्स कर दिया तो इसको हम लेंगे। और दूसरा है नॉन फॉर्म, इसका अपोजिट होता है ये, नॉन रेफरेंस का। इसमें हम लेते हैं नॉन रेफरेंस में, स्किप हो गया माइंड से एकदम से, परसेंटाइल। हाँ, परसेंटाइल और परसेंटेज हमारे नेट के एग्जाम में परसेंटाइल यूज की जाती है। तो ये नॉन रिफंड आएगा क्वालिटी। मैं थोड़ा शायद मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं आपको कल बता दूंगा। सर इसमें सर जो परसेंटेज ले लिया तो क्वांटिटी में आ गया ना सर, वो डिजिट ले लिया ना तो। क्योंकि सर डिजिट ले लिया, इसमें काउंट कर रहे हैं, कोई इसलिए क्राइटेरिया ठीक फिक्स है, कर दिया मैं आपने। बिल्कुल ठीक बोल अब रहा था, देखिए इसका भैया मतलब। इसमें इसमें देखो सिंपल बात है, मेरा एडिशन नहीं हो पाया था तो नंबर देखे ना मेरे, मैं ठीक थोड़ा है, कुछ। तो इसमें नंबर के बेस पे परसेंटेज, इसमें परसेंटेज ली जाती है, तो इसको हम क्वांटिटी में, लेकिन मैं थोड़ा अभी भी कंफ्यूज में हूँ,
अभी मैं आगे समझाऊंगा, फिर आपको मेरी कंफ्यूजन का रीजन पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। तो सर अभी आप आप ही इसमें पढ़ाए थे ध्यान ना वो? रखिए कि सर इसमें शायद रिसर्च में पढ़ाए थे कंपैरिजन आप ये होता है सर। क्वांटिटी और क्वालिटी आपने पढ़ाया था रिसर्च में। जी ये सर। क्वालिटी में आएगा भैया, मैं भी बताता हूँ मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, रुक जाओ, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। क्वालिटी में आएगा ये, इसके मुकाबले बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों को कंपेयर करके बोल रहा हूँ, क्राइटेरिया को और नॉर्म रेफरेंस को। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन को क्वालिटी बोलेंगे और नॉन रेफरेंस को हम क्वांटिटी बोलेंगे। इसका मतलब समझाता हूँ आपको। जैसे कि आप देखते हो ना, हमारे नेट के एग्जाम में लास्ट टाइम जेआरएफ का रैंकिंग कितना गया था? 70%। 70% गया था जनरल में। तो वो परसेंटाइल और हर बार अप डाउन होता है। इस बार क्या पता 72 चला जाए, 75 चला जाए, और हो सकता है डाउन भी आ जाए। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ये बच्चे हैं, ये आप हो 3 3 6 और 5 11। ये 11 बच्चे जो हैं, ठीक है, 11 बच्चे, हाँ ठीक कह रहे हो, ये क्वालिटी में आएगा। ये क्वालिटी है, वो पहले वाला क्वांटिटी है। ठीक है, ये 11 बच्चे नेट का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर भी दिख रहा होगा, देखो हर बच्चे के आगे 3 3 नंबर लिखा हुआ है। पहले 2 नंबर तो बराबर है, सिर्फ तीसरे वाला नंबर चेंज है, और इस वाले बच्चे का 242 ये सबसे ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे कि ये बच्चा सुपर इंटेलिजेंट है। चाहे इन सब बच्चों के नंबर 80% से ज्यादा आए हों, लेकिन सबसे ज्यादा इसके नंबर आए हैं 242 को। इसमें रैंकिंग होती है, ध्यान रख लेना। उसमें रैंकिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, तभी तो परसेंटेज हर बार अप डाउन होती है। ज्यादा बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे योग के अंदर, तो हमारा जो परसेंटेज है नेट जेआरएफ का जो रिजल्ट आना वो बढ़ जाएगा। और योग का रिजल्ट सबसे ज्यादा होता है, आप देखना। बाकी के जो कॉमर्स के नेट के एग्जाम होते हैं उनका जेआरएफ 50% पे, 55% पे निकल जाता है, जबकि हमारा योग वालों का 70% पे जाता है नेट का एग्जाम। क्योंकि योग में थोड़ा इजी है पढ़ाई करना, ज्यादा आसान है नंबर लेना, इसलिए हमारी रैंकिंग ऊपर जाती है। 70% पे गई थी पिछली बार, और कॉमर्स वालों की 55 पे गई थी। वो 55 भी नहीं कर पाते बहुत सारे, क्योंकि उनका एग्जाम टफ होता है। ठीक है जी, इसमें ये आप ध्यान रख लेना, ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा ज्यादा। मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी, ये हम पढ़ चुके हैं। टेस्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब है कि इट इज परफॉर्म टू काइंड वेयर द लर्नर, यानी कि मतलब कि उसकी गलतियां पता लगाना, दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। आप बताएं, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? थोड़े धुंधली तो नहीं है? ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी। उसकी लास्ट टॉपिक है हमारा, कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों की गलती पता लगाना, उसको उसके टेस्ट करने हैं। जैसे साइकोलॉजी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि बच्चा को हो रहा है। ठीक है, ये वाला ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका पेपर में, मैंने ये लिया था। ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, इसका मतलब होता है फ्यूचर की, फ्यूचर में क्या करेंगे हम लोग। अभी जैसे कि मैं आप लोगों के लिए प्लान करता हूँ, अभी तो ऐसा है कि लाइव क्लास में इतने बच्चे आते हैं, रिकॉर्डिंग हो गया, नोट्स बच्चों को नहीं मिल पाते, पर्सनल हमें व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने पड़ते हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस बच्चों को अपने आप मिल जाए। तो मैं फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे फ्यूचर की प्लानिंग होती है कि हम ऐसा क्या करें, क्या चीज करें जिससे बच्चे ऐसे हो जाए, मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट का डेवलप करूं जिससे आने वाले बच्चों में ये इंप्रूवमेंट आएगी। उसको प्रोग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत वो चीजें आती है, जहाँ पे फ्यूचर की बातें की जाती है। और एप्टीट्यूड का मतलब आप ले लीजिए योग्यता, नीचे हिंदी में भी दिया होगा, देख लेंगे। एप्टीट्यूड मतलब प्रेग्नेंट टेस्ट, ये रहा, व्यवहार की परीक्षा, योग्यता को देखना, मैक्सिमम कितना आप कर सकते हो, कितनी आपकी है, वो चीज ये क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में। इसमें योग्यता देखी जाती है,
अचीवमेंट टेस्ट, कितना हमने पाया, कितना अचीव किया, दैट इज अचीवमेंट टेस्ट। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दिस टेस्ट एम टू एक्सेस द जनरल एबिलिटी ऑफ ए, यानी कि उसी टाइम जनरल एकदम से रेट पड़ गई, ही बोला चलो टेस्ट है, और बोलेंगे बच्चे बोलेंगे बताया नहीं सर, बोले नहीं नहीं बिना बताए टेस्ट है ये, बताए हमें देखना है कि कौन बच्चा कितने पानी में है, किसी को पता नहीं था सर क्या पूछने वाले हैं, ये एकदम से दिया, तो दैट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, हम हमारा हो चुका कंप्लीट, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं कुछ क्वेश्चंस करा देना चाहता हूं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हमारी लग जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आज का टॉपिक आपको कितना समझ आया। ओके, चलिए, तो मेरे नंबर क्वेश्चन आप 5 लोगों की स्क्रीन पर। राहुल जी, जी, नंबर 5 टॉपिक हो गया क्या? 4 6 7 तो याद है, 5 नंबर दिखा देंगे एक बार? 5 नंबर, रुको, देखिए 5 यही तो था, क्राइटेरिया परसेंटेज, मैंने आगे पीछे स्लाइड होगी, ठीक है, परसेंटेज वाला, ओके जी। और नॉर्म वाला जो मैंने अभी बताया ना, परसेंटाइल वाला, और कौन सीसी, ये सीसी की पहली स्लाइड लग गई गलती से, यहाँ पे मैं भी ठीक कर दूंगा, देखो सीसी पहले लग गया, ये क्राइटेरिया बाद में लगा, यहाँ पे 5 लिखना है ना, ये 6 लिखा हुआ है, 5 लिख देंगे यहाँ पे, और नॉर्म वाला 6 है और सीसी वाला 7 है, ठीक है ना, अब तो ठीक है ना। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, चलो आप क्वेश्चन सोल्व करके जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 10 मिनट और लगेगी, ताकि आपको पता चले आपका एक्चुअल लेवल क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी सोल्व करें कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जल्दी बताएं। कम ऑन, मैं देख रहा हूँ, दूसरे फोन से मैं जुड़ चुका हूँ, आप लोगों के मैसेज आएंगे मेरे पास। MDYA4, MDYA4, राधिका जी 4, कम ऑन, बाकी लोग भी टाइप करें। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे भी इस पे डाउट था, और आप लोगों के आंसर आने से मैं और श्योर हो गया हूँ कि इसका आंसर ये जो पहले जिसने भी दिया शायद गलत है, तो इसका 4 ही होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल ठीक बोला आपने। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ए टीचर intends to find out the learning difficulties of students, देखिए मैंने बोला था डिफिकल्टी, याद रख लेना। which of the following test can be used, कुंज विहारी जी माइक खोल के बताएं। यस सर। आंसर क्या है? सर डी। डी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, डायग्नोस्टिक, अभी बताया था ना, डायग्नोज उसका यानी कि कारण, निदान करना। उसका कारण पता करना। हाँ, बताया था ना मैंने, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना, क्यों बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है उसकी गहराई के जानना। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सभी लोग कि द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। यस, जल्दी से बताएं, किसमें कंपेयर किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, आंसर 2 आ रहे हैं, कंपैरिजन। और इस आंसर को देख करके अब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका हूं, जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो क्वालिटी है, और जो हमारा नॉर्म रेफरेंस है ये क्वांटिटी है। अब मैं श्योर हो चुका हूं, इसका आंसर जिन्होंने ऑप्शन 1 लगाया है बिल्कुल गलत है।
इसमें आएगा ऑप्शन डी, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। सर मेरा सही है। बिल्कुल सही कुंजी। क्यों बताया, आप जल्दी बताओ, आप इसका आंसर करो, क्यों? सर इसमें ही तो होता है सर, जो बच्चों जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसमें ही हम कंपैरिजन करते हैं, किसका ग्रेड आया उससे ज़्यादा उसका आया, तो इसमें ही तो होता अब है सर। अभी जैसे मैंने अभी बताया था कि मेरे एक साथी थे श्रृंगारिका मिश्रा, उसका 1 नंबर से जेआरएफ रह गया, 1 नंबर से। तो अब वो जेआरएफ की श्रेणी में नहीं है, लेकिन मैं जेआरएफ की श्रेणी में आता हूँ, तो कंपैरिजन हो जाता है ना फिर। और एक बात का और ध्यान रख लेना, ठीक है, एग्जाम में क्या होता है कि हमें देखना है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर कौन सा सही है। अब क्राइटेरिया में आपने परसेंटेज तो देख लिया, आपने वो एग्जाम्पल नहीं देखा जो अभी मैंने बताया था कि 5 मिनट में 1600 मीटर को दौड़ना है। अब वो 5 बच्चे दौड़ पाए या 50 बच्चे दौड़ पाए, सबका सिलेक्शन होगा। एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि सभी बच्चे सिलेक्ट हो जिनके बच्चे नंबर 80% से ज्यादा आए हैं, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, तो कंपैरिजन नहीं रहा वहां पे। कंपैरिजन होएगा नॉर्म रेफरेंस में। अब बोलेंगे कि भैया हमारे पास वैकेंसी तो 3 ही है और रिक्वेस्टिंग लिस्ट आई है 100 लोगों की, अब कंपटीशन होएगा ना, और उसी को वही तो नेट के एग्जाम में भी होता है। तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है, कंपटीशन, कंपेयर किया जाता है दूसरे। ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिक जेआरएफ जो 70% था वो 75 पे 80 पे चला जाएगा आने वाले टाइम में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैंने बोला था अभी पढ़ाते हुए, पर्सनैलिटी टेस्टिंग, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्टिंग, एप्टीट्यूड टेस्टिंग एंड इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्किल्स। जल्दी बताएं। आप ये बताओ, मैंने इंटरेस्ट पढ़ाया है आपको? नहीं पढ़ा है, पर हमें लगा कि वो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होगा वो सोच के लगा दिया टिक मिला तो। बस वैसे इसका बी लग रहा है आंसर, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। करो करो आंसर करो, जल्दी करो। जो मैंने नहीं पढ़ाया मतलब कि वो क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा। आंसर 2 आ रहा है और मैं कहूंगा कि जिन्होंने आंसर 2 किया है वो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। आंसर 2 नहीं है, और मैंने पढ़ाते हुए बोला था एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन 3 किसी ने दिया था अपने आप से, ऑप्शन 3? हाँ जी, मैंने दिया था। अरे वाह भावना जी, कमाल कर दिया आपने, तो ऑप्शन मैंने सी भी दिया आएगा, सर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और रह गए फिर क्लास ओवर करते हैं हम बस। बिलो आर लिस्टेड सम एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ए टीचर, ठीक है, और हमें जानना है यहाँ पे विच एक्टिविटीज आर द फॉर्मेटिव जानना है। मेन है कि ये आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में कौन कौन सा ऑप्शन आता है वो आपको पहचानना है, जल्दी से पहचानो। नीचे हिंदी में, ऊपर इंग्लिश में, जिसको समझ आए आप कर सकते हो। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, और मैंने बताया था कि हर चीज पता होने कोई जरूरी नहीं है, आप अपना दिमाग लगा करके यूज कर सकते हो। राधिका जी ई कहाँ से दे रहे हो? नीचे वाले देखो ना ऑप्शन, आप ए बी सी 3-3 आंसर इसके सही हैं, उसके हिसाब से आप बताओ 1 2 3 4 में से क्या आएगा। आप सी सी करके टाइप कर रहे हो, 1 2 3 करके टाइप करो तो ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि ऑप्शन 1 2 3 में है। दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, 2 एंड 3। माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक खुला हुआ है, ठीक है, मैं इसका आंसर करता हूँ, ठीक है। देखिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन,
जल्दी से मुझे माइक खोल के बता, फॉर्मेटिव में क्या हमने पढ़ा था, क्या होता है फॉर्मेटिव? सर आंतरिक जो क्लास पे मूल्यांकन। इंटरनल वाला इंटरनल होता है। मूल्यांकन। इसका मतलब देखिए, गिविंग ए मास्टरी टेस्ट कोई जरूरी नहीं है, वो तो समेटिव में आता है, लास्ट में दिया जाता है ना। वो तो क्विज कराना, कोई मास्टर थोड़ी बन जाओगे क्विज में आप एक दिन टॉप कर गए तो ना। क्विज कराना ये श्योर है, बी तो श्योर है। अब बी तो भैया हर ऑप्शन में है। चलो ये तो हट गया। ठीक है। अब हमारे पास आता है सी डी ई। अब हमें ये देखने हैं, अब एक पे हम श्योर हो चुके, ए तो नहीं है हमारा। अब ए को हटा दो, मतलब कि पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसमें ए है। अब बी सब में ही है। अब आगे हमने देखा कि इवेलुएटिंग स्टूडेंट्स इन ग्रेडिंग सिस्टम, क्या ग्रेड दिया जाता है क्या? नहीं, ग्रेडिंग तो लास्ट में देते हैं ना सुमेटिव में। सुमेटिव। तो फॉर्मेटिव में कैसे आ गया, मतलब सी नहीं है। अब जहां जहां पे सी है, अब इसमें सी है, कैंसिल करो, सी इसमें कैंसिल करो, क्या बच गया? ठीक है। प्रोवाइडिंग फीडबैक होता है, पक्का होता है भैया, फीडबैक लिया जाता है फॉर्मेटिव में कि बच्चे नंबर कम क्यों आए आपके इस पेपर में, और बच्चों का फिर उत्साह भी बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन जिन्होंने सी थर्ड किया है बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा आँख कान खोल करके आंसर किया करो। वेरी गुड कुंज बिहारी जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि डायग्नोस्टिक इवेलुएशन क्या होते हैं। चलिए डायग्नोस्टिक बताओ। अब मैंने स्पेशली बोली थी चीजें, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन 1 है। ठीक है। ऑप्शन 2 जो है ये रहा, ऑप्शन 3 नीचे है, एंड ऑप्शन 4 ये रहा। ठीक है। अब आप आंसर करें, डायग्नोस्टिक में क्या होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। और भारती माली जी से मैं चाहूंगा माइक खोल के बताएं। जी सर, इसमें ये होता है कि बच्चा यदि पढ़ने में कमजोर है तो उसका कारण ढूंढने में मदद करते हैं टीचर, और फिर उस कारण के हिसाब से उसका जो उपचार हम कैसे करते हैं, जैसे आपने तारे जमीन का एग्जाम्पल दिया था। बिल्कुल सही, ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही होएगा। ठीक है। बाकी बाकी सभी का ठीक ही आया था आंसर, ये वेरी गुड। नेक्स्ट सर क्वेश्चन ऑप्शन करें। 2 तो हम लगाए हैं, लेकिन फर्स्ट भी लग रहा है सर हमको, थोड़ा देखिए तो। अच्छा भी पढ़ लेते हैं कि स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। डायग्नोस्टिक तो बिगनिंग में बताए थे सर, तो इस अकॉर्डिंग तो ये भी लग रहा है सर। ना, बिगिनिंग में क्या होता है, बिगिनिंग में प्लेसमेंट होती है भैया। तो ये बिगिनिंग में पता थोड़ी पड़ता है उसका क्या कारण है, बाद में देख पड़ता है, उसके बाद पता पड़ता है ना। देखिए एक बात ध्यान रखिए, बिगिनिंग में यानी कि पहले प्लेसमेंट होती है, कक्षा के दौरान फॉर्मेटिव होती है, और उसके बाद में अगर फिर भी समझ नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें हमने अपना ली, बच्चा फिर भी समझ नहीं पा रहा है, उसके बाद में सॉल्यूशन के लिए डायग्नोस्टिक यूज करते हैं। ठीक है। सर आजकल आजकल इसका वो है क्या कि मतलब होती है, आजकल भी होती है ये चीजें। सबसे ज्यादा यूजेबल है ये, वो मैंने बताया ना नीरज जी अभी, मैंने तो क्विज कंडक्ट कर दी, लेकिन मेरी क्विज कंडक्ट करने से, मेरे एग्जाम लेने से बहुत सारे बच्चे नेगेटिव हो गए, तो क्या कोई फायदा हुआ उस क्विज कंडक्ट कराने का? नेगेटिव हो गया वो तो इसलिए डायग्नोस्टिक जरूरी है कि जो बच्चे नहीं कर पाए उनको जानो, उनसे बात करो, नहीं करोगे तो बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, शायद ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए, देखते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट, मैंने पढ़ाया था चॉइस बेस्ड क्रेडिट, और एक ही पॉइंट को पकड़ लेना, वहीं से आंसर आएगा, चॉइस बेस्ड। अब आपकी शादी होने वाली है, अब आपके से पेरेंट्स एक आपकी पसंद पूछेंगे, एक आपसे पसंद नहीं पूछेंगे, दो ऑप्शन बनेंगे, और नीरज जी बताएंगे नीरज जी क्या लाइक करते हैं। नीरज जी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं देखेंगे? जी अजीत देव जी बताएं। का पहला है क्यों शिक्षक पहला है? केंद्रित।
हाँ सर ये स्टूडेंट सेंट्रिक है ना, तो स्टूडेंट सेंट्रिक बताए थे कि स्टूडेंट का जैसा वो इच्छा रहता है और उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाना चाहिए। बहुत बढ़िया भैया। आपकी वधु चाहे करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन आपको पसंद नहीं है तो वो जीवन सुख में कभी नहीं हो सकता दुख में ही ना। रहेगा वो हमेशा। वही तो ना। हाँ, चॉइस। अब चॉइस उसकी चाहे वो गरीब लड़की है, लेकिन उसकी पसंद की है, तो वो हैप्पी रहेगा हमेशा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। समझिए कि इन ए स्कूल इन विच देर आर लार्ज नंबर ऑफ फेलियर्स you may like to develop test for eliminating those who are likely to have substantial difficulties in meeting the academic goals of teaching. For this you need to develop, ध्यान दीजिए डेवलप की बात की जा रही है, डेवलप टेस्ट which should be able to predict the individual ability or readiness to undertake the study of a school subject successfully. What is the name of such type of test? बताओ। अचीवमेंट, एनालिटिकल, एटीट्यूड या प्रोग्नोस्टिक टेस्ट? हिंदी में पढ़ लीजिए, नीचे हिंदी में दिया हुआ है। एक स्कूल में, सॉरी ऊपर गया, बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, बच्चे फेल हो रहे हैं बड़ी संख्या में। आप उन लोगों को समाप्त करने के लिए परीक्षण विकसित करना पसंद कर सकते हैं। मतलब कि बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, ऐसा हमें चीज डेवलप करनी है जिनके पास शिक्षण के शैक्षणिक लक्ष्यों को पूरा करने में पर्याप्त कठिनाई की संभावना है। इसके लिए आपको परीक्षण विकसित करने की आवश्यकता है जो स्कूल विषय के अध्ययन को सफलतापूर्वक करने के लिए व्यक्ति की क्षमता या तात्पर्य में सक्षम होना चाहिए। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की। और फ्यूचर में मैंने क्या बताया था, बच्चे तो फेल हो ही रहे हैं भैया। एप्टीट्यूड कैसे बोल सकते हो आप एटीट्यूड? बच्चे तो फेल हैं ही, क्या एटीट्यूड चेक करोगे? वो तो ऑलरेडी फेल हैं। माइक खोल के बताओ जल्दी कोई भी, फ्यूचर में क्या बोला था मैंने? सर आप प्रोग्नोस्टिक टेस्ट बोले थे जो फ्यूचर यस, में डेवलप करने के लिए। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट आएगा इसका आंसर। तो अच्छे से समझिए तब आंसर कीजिए, ठीक है? पेपर के क्वेश्चन है ये सारे जो मैंने दिखाए हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। चलिए, आज 2 घंटे की क्लास हो गई। सॉरी चाहूंगा, इतनी लंबी मैंने क्लास ली आज, पहली बार इतनी लंबी क्लास। कोई किसी का विशेष डाउट हो तो बताइए। सर ये लास्ट वाले का क्लियर नहीं हुआ सर अभी। देखिए, क्वेश्चन को आप समझिए पहले। क्वेश्चन में क्या बताया गया? क्वेश्चन में बताया गया कि बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है? कोई स्कूल है, आप एज्यूम करो कोई स्कूल है, और स्कूल, आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, ठीक है? या आप स्कूल के योगा टीचर हो, ओके? और उस स्कूल के बच्चे सारे फेल हो रहे हैं, और प्रिंसिपल बोल रहा है भैया कोई चीज ऐसी डेवलप करो जिससे ऐसी चीज हम करेंगे तो बच्चे आने वाले टाइम में हमारे इंटेलिजेंट बन जाएं, वो फेल ना हो। मतलब कि आज आप चीज करोगे तो उसका इफेक्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है? फ्यूचर की बात ही हो रही है। और फ्यूचर के जो जो टेस्ट होते हैं वो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट में आते हैं। कुछ क्लियर हुआ आपको? दोबारा पढ़ना है सर क्वेश्चन। इसका बी आएगा सर। एनालिटिकल कैसे हो सकता है? विश्लेष एनालाइज करना पड़ेगा ना सर उनको पूरा कि क्या कारण हो रहा है उनका, किस कारण से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, सारे सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। एनालिटिकल एक सामान्य दृष्टिकोण से आपका सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्नोस्टिक दिया हुआ है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। अगर ये प्रोग्नोस्टिक नहीं होता उसके बाद में एनालिटिकल टेस्ट हम लेते हैं, जी ठीक है? ठीक है मेरी सर, ठीक बैटरी भी जाने वाली है। आज तो बैटरी चली गई भैया, बताओ। आज लंबी क्लास हो गई ना, आपकी 10% है। बैटरी नहीं गई बस। 8% पे स्विच ऑफ हो जाएगी मेरी लैपटॉप, 2% है मेरे साथ बात करने की,
किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, अगर मैं लेफ्ट हो जाऊं तो आप शांति पाठ करा के ओवर करा देना। और प्रणव भैया की क्लास कब से स्टार्ट होगी, क्या पढ़ाएंगे वो? दीपावली के बाद हम करेंगे प्रणव सर की क्लास शुरू। तो हायर एजुकेशन पढ़ाएंगे?